वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 6 सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री। आप लोगों की बुक का नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। हिंदी में बोले तो भाई आप लोगों का 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे द्वितीय, ये आप लोगों की बुक का नाम है। इस बुक का भाई ऑलरेडी मैं जो है फर्स्ट यूनिट में आप लोगों के 2 चैप्टर हैं ये कंप्लीट करा चुका हूँ। साथ ही साथ भाई ये आप लोगों की सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में 1 चैप्टर है ये भी कंप्लीट करा दिया। साथ ही साथ हमने जो है आप थर्ड यूनिट स्टार्ट कर दिया है। थर्ड यूनिट में जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है इसे मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। आज की वीडियो में जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का ये भी फिनिश कर दूंगा, कंप्लीटली अच्छे से पढ़ा दूंगा। और भाई बाकी आप सिलेबस वगैरह जो है देख सकते हो और बाकी सारी वीडियोस का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से आप प्रीवियस वीडियो जो है सारी देख सकते हैं। अब भाई आप लोगों की स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा होगा, आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा। अदरवाइज भाई अपना प्यार दिखाने के लिए भी इंस्टाग्राम पे आप लोग आ सकते हैं अपनी मर्जी से। लिंक भाई आप लोगों को इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए भाई चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो आप लोगों का पॉलिटिकल सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, उसे भी भाई मैंने कंप्लीटली पढ़ा रखा है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ उसके नोट्स भी रेडी है, उसके नोट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो आप हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इसके भी कंप्लीट नोट्स जो है रेडी हो चुके हैं, इसके भी नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए भाई अब बात करते हैं आप लोगों के चैप्टर के नाम से। तो भाई आप लोगों के थर्ड यूनिट का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट का नाम है भाई आप लोगों का पर्यावरण, आपदा और संघर्ष। यानी कि इस पूरे चैप्टर में भाई पर्यावरण आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे और पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मुद्दे वगैरह हुए हैं, आंदोलन वगैरह हुए हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं भाई। ये बहुत अच्छा चैप्टर है भाई, इसमें आप लोगों को बहुत सी नॉलेज जो है मिल जाएगी और बहुत सी बातें तो आप लोगों को इस चैप्टर की ऑलरेडी पता होगी। तो भाई हमारा पहला टॉपिक है भोपाल गैस त्रासदी। ये एक भाई बहुत अच्छा टॉपिक है आपकी नॉलेज के लिए भी और पर्यावरण की अवेयरनेस के लिए भी। और बहुत से बच्चों को भाई ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा और जिनको नहीं पता टेंशन मत लो भाई, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं शॉर्टली आप लोगों को पहले अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या है भोपाल गैस त्रासदी, फिर बुक की लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखो भाई क्या हुआ, एक दिन भोपाल आप जानते हो भारत में आपने मध्य प्रदेश देखा होगा, मध्य प्रदेश की भाई राजधानी है भोपाल। तो इस भोपाल शहर में भाई क्या हुआ, यहाँ पे एक फैक्ट्री हुआ करती थी जो कीटनाशक बनाती थी। कीटनाशक मतलब क्या होता है भाई, जो खेतीबाड़ी में जो कीड़े मकोड़े वगैरह को मारने के लिए जो दवाई यूज होती है उसे हम कीटनाशक बोलते हैं भाई। तो ये फैक्ट्री जो है कीटनाशक बनाती थी भाई केमिकल वगैरह का यूज करके। तो एक दिन भाई रात को क्या हुआ, इस कंपनी में भाई एक दुर्घटना हो गई, ब्लास्ट हो गया, एक धमाका कह सकते हो आप, जिस वजह से क्या हुआ भाई पूरे भोपाल में जहरीली गैस फैल गई एनवायरनमेंट में। और उस जहरीली गैस से भाई क्या हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोगों को भाई बहुत सारी बीमारियां हो गई, बहुत सारे लोग जो है अंधे हो गए भाई, बहुत सारे लोग हैंडीकैप हो गए, यानी कि बहुत सारी उन लोगों को बीमारियां हो गई। बहुत से लोग तो तुरंत के तुरंत ही मर गए भाई दम घुटने की वजह से। और ये सब भाई 1-2 रात के अंदर ही अंदर इतने सारे लोगों को जो है जान चली गई थी, इतने सारे लोगों को जो है बीमारियां हो गई थी 1-2 दिन के अंदर ही अंदर। तो इस पूरी दुर्घटना को भाई हम कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी। आई होप आप लोगों को स्टोरी शॉर्टली समझ में आ गई होगी। अब किताबी लैंग्वेज में आप लोगों को कैसे लिखना है, पेपर में आएगा तो कैसे एक्सप्लेन करना है, वो सब चीजें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं भाई। अब भाई ये चीज तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये भोपाल गैस त्रासदी हुई कहाँ थी, भारत के मध्य प्रदेश का एक राज्य है भाई, भारत में मध्य प्रदेश राज्य आप लोगों ने देखा होगा मैप में, तो उसकी राजधानी है भोपाल। उसमें भाई ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये दुर्घटना हुई थी। कब हुई थी भाई आप लोगों की 3 दिसंबर 1984 को, याद रखना भाई। और ये जो दुर्घटना हुई थी ये एक औद्योगिक दुर्घटना थी, यानी कि फैक्ट्री वाली दुर्घटना थी, यानी कि फैक्ट्री में हुई थी ये दुर्घटना। अब वो जो फैक्ट्री थी और वो जो कंपनी थी उसका नाम क्या था भाई, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी, यानी कि यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी जो भाई कीटनाशक वगैरह जो है बनाती थी। तो भाई क्या हुआ, 3 दिसंबर 1984 की रात में भाई क्या होने लगा, एकदम से इस फैक्ट्री में से गैस जो है वो लीक होने लग गई। गैस का नाम क्या था भाई, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये नाम याद रखना गैस का, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बहुत ज्यादा जहरीली गैस है भाई। तो ये जो है इस फैक्ट्री से भाई निकलने लग गई और धीरे धीरे उसी रात को पूरे भोपाल शहर में फैल गई। अब इस जहरीली गैस से भाई क्या हुआ, लगभग 15,000 लोग जो हैं वो तुरंत मर गए और बहुत से लोगों को भाई शारीरिक अपंगता हो गई, यानी कि शारीरिक बीमारी हो गई, हैंडीकैप हो गए बहुत से लोग,
और बहुत से लोग भाई तुरंत के तुरंत अंधे हो गए भाई। और भी छोटी मोटी बीमारियां जो है लोगों को होने लगी, बच्चों को होने लगी, जानवरों को होने लगी भोपाल में। लेकिन भाई 2006 में आके भाई सरकार ने एक्सेप्ट करा, यानी कि जो भारत की सरकार थी और भोपाल की यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार थी, उसने एक्सेप्ट करा कि भाई ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई है इससे करीब करीब भाई 5,58,125 लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। यानी कि इनमें बहुत से लोग मरे भी हैं, 5 लाख लोगों में बहुत से लोग भाई अंधे भी हुए हैं, बहुत से को छोटी मोटी बीमारी हुई है, बहुत से को शारीरिक अपंगता हुई है, विकलांगता आई है बहुत सारे लोगों को। यानी कि टोटल मिला के जो आंकड़ा है वो है 5,58,125 लोग जो हैं वो प्रभावित हुए थे इस दुर्घटना से। अब ये जो भाई भोपाल गैस त्रासदी थी ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी मानव इतिहास में, मानव समुदाय के इतिहास में या पर्यावरण के इतिहास में बहुत बड़ी एक घटना थी भाई ये, क्योंकि आज से पहले भाई इसके जैसा कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। इसलिए भाई क्या किया गया 1993 में एक भोपाल अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बना दिया गया, यानी कि एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। और इस डिपार्टमेंट को भाई क्या काम सौंप दिया कि ये जो भोपाल गैस त्रासदी से भाई जो मानव पे और पर्यावरण पर जो जो प्रभाव हुआ है उस सब प्रभावों की जांच पड़ताल करना इसको डिपार्टमेंट को काम सौंप दिया गया, ताकि भाई आने वाली जो समय है उसमें दोबारा ऐसी दुर्घटना कभी भी ना हो पाए। तो इस डिपार्टमेंट का यही काम था, इनने सारे प्रभावों को पता लगाया और सारे कारण जो भी थे वो सब चीजें पता लगाई एक एक करके। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है भोपाल गैस त्रासदी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा डीप में आप लोगों को घुसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये शॉर्ट टॉपिक जो है आप लोगों से पूछा जाता है। अगर लॉन्ग भी आता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, यहाँ पे आप लोग जो है लॉन्ग में आप इसके कारण और इसके परिणाम जो है वो भी ऐड कर सकते हो, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है। अब ये कारण और परिणाम जो है मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बाद जो अगला टॉपिक है आप लोगों का चेरनोबिल आपदा वाला, जब उसके कारण और परिणाम पढ़ाऊंगा तब उसी के साथ में भाई आप लोगों को जो है ये वाले कारण और परिणाम भी समझा दूंगा, क्योंकि दोनों के भाई दोनों आपदा जो है दोनों के कारण और परिणाम ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो चलो भाई अब हम पढ़ते हैं चेरनोबिल आपदा। भाई अभी जो आपने भोपाल गैस त्रासदी पढ़ी है ये चेरनोबिल डिजास्टर के आगे या चेरनोबिल आपदा के आगे बहुत ही टुच्ची सी थी। क्यों? क्योंकि अब जब आप चेरनोबिल के बारे में पढ़ोगे आप लोगों को एक्चुअल में समझ में आएगा कि भाई चेरनोबिल आपदा कितनी बड़ी है। आपने भाई जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे अमेरिका ने, उसके बारे में तो पढ़ा ही होगा क्लास 12th में। और उस बम से कहा जाता है कि भाई इतनी तबाही हुई थी जापान में, जापान के 2 शहरों में, एक हिरोशिमा में और एक नागासाकी में, इतनी तबाही हुई थी कि वहां पे आज तक बच्चों में भाई जो पैदा होते हैं उनमें कोई ना कोई बीमारी जो है देखने को मिलती है आज तक। जबकि भाई ये 1945 की बात है, तब से लेके आज तक भाई आज भी बच्चों में कुछ ना कुछ प्रभाव देखने के लिए मिलता है उस चीज का। तो ये जो जापान वाली दुर्घटना है ना भाई, ये भी समझ लो बिल्कुल टुच्ची सी है भाई इस चेरनोबिल आपदा के आगे। अब आप बोलोगे ऐसी कितनी बड़ी बड़ी आपदा है ये, तो मैं भाई बता दूं ये जो जापान वाली दुर्घटना है ना उसका 400 गुना कर दोगे तब जाके भाई ये चेरनोबिल आपदा आएगी। यानी कि इतनी भयंकर आपदा हुई है, अब तक की सबसे बड़ी जो डिजास्टर हुआ है ना वो यही है चेरनोबिल आपदा। तो इसकी भाई पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में स्टोरी समझा देता हूँ, फिर किताबी लैंग्वेज में अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। तो देखो भाई हुआ क्या था, ये चेरनोबिल नाम की एक जगह है। कहाँ पे है भाई ये जगह? ये आपने यूक्रेन देश के बारे में पढ़ा होगा भाई या सुना होगा, क्योंकि भाई आजकल रूस और यूक्रेन का जो है युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन जो है ना भाई, यहाँ पे एक शहर है चेरनोबिल। तो इस शहर में भाई एक कंपनी थी, एक फैक्ट्री थी, जिसका काम क्या था भाई, परमाणु जो मटेरियल होता है ना जिससे परमाणु बम वगैरह बनते हैं, तो उस वाले मटेरियल को यूज करके ये बिजली बनाता था भाई। यानी कि एक बिजली बनाने वाली फैक्ट्री समझ लो या कंपनी समझ लो, बिजली संयंत्र था भाई ये चेरनोबिल में। तो ये परमाणु वाली चीजों का भाई यूज करके बिजली क्रिएट करते थे। हुआ क्या भाई, एक दिन भाई वर्कर की गलती की वजह से ये लोग टेस्ट वगैरह कर रहे थे और उस टेस्ट में भाई एकदम से धमाका हो गया। और जब धमाका हुआ तो भाई क्या हुआ, जितने भी परमाणु वाली चीज थी या परमाणु या रेडियो धर्मिता वाले पदार्थ थे, जब परमाणु बम फटता है तो वो उस टाइम पे जो जो पदार्थ निकलते हैं वही सारे पदार्थ जो है भाई जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है वो पूरे एनवायरमेंट में फैल गए। इतना तेज धमाका हुआ और उससे भाई कई हजारों लाखों लोग जो है तुरंत के तुरंत मर गए।
साथ ही साथ कुछ लोग जो हैं उन्हें बहुत सारी बीमारी हो गई। एनवायरनमेंट में भाई कुछ टाइम तक तो कुछ कुछ जगह पे भाई सूरज ही दिखाई देना बंद हो गया था और बहुत सी जगह पर भाई जानवर वगैरह भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए थे भाई। और ये चीज भाई मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। ये जो परमाणु बम गिरे थे भाई हिरोशिमा और नागासाकी पे, उसका लगभग 400 गुना था भाई ये। तो आप खुद सोच सकते हो भाई मानव इतिहास में सबसे बड़ी जो दुर्घटना हुई है वो यही वाली दुर्घटना है। इससे भाई क्या हुआ, सिर्फ चेरनोबिल में ही तबाही नहीं मची बल्कि पूरे यूक्रेन देश में तबाही मची, उसके आसपास रूस पड़ता है, रूस में भी तबाही मची और उसके आसपास जितने भी देश हैं सब में तबाही मची। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है ब्रीफली समझ में अच्छे से आ चुका होगा। चलो अब पढ़ते हैं हम थोड़ा किताबी लैंग्वेज में इसे, कि जब पेपर में आएगा तो आप लोगों को लिखना कैसा है इसके टॉपिक के बारे में। तो भाई मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये जो चेरनोबिल आपदा है ये एक परमाणु दुर्घटना है और सबसे ज्यादा भयानक परमाणु दुर्घटना है। आज तक इससे बड़ी परमाणु दुर्घटना कभी भी नहीं हुई है और भगवान की बदौलत से भाई होगी भी नहीं, क्योंकि अब कुछ सेफ्टी जो है वो यूज किया जाता है। जब से ये इतनी दुर्घटना हुई है तब से भाई कुछ कायदे कानून नियम वगैरह जो है स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। तो भाई ये जो दुर्घटना है ये हुई कब थी, ये 26 अप्रैल 1986 में हुई थी। कहां पे हुई थी भाई, यूक्रेन देश के चेरनोबिल शहर में हुई थी। उस टाइम पे भाई ये यूक्रेन जो था ना एक अलग देश नहीं था, बल्कि आपने सोवियत संघ का नाम सुना होगा, ये सोवियत संघ का ही पार्ट था यूक्रेन भी। तो हुआ क्या था भाई, शनिवार की रात थी और रात को लगभग 1 बजे के आसपास भाई एक फैक्ट्री थी, एक कंपनी थी जो परमाणु वाली चीजों को यूज करके विद्युत बनाती थी, यानी कि बिजली वगैरह जो है वो बनाती थी। तो भाई इस फैक्ट्री में, इस कंपनी में उस दिन रात को, शनिवार की रात को भाई एक टेस्ट होना था, यानी कि एक प्रशिक्षण कर रहे थे, एक टेस्ट कर रहे थे वहां के वर्कर वगैरह, वहां के अधिकारी मिलके। तो भाई अचानक से क्या हुआ, टेस्ट करते टाइम बिजली जो है ना भाई बहुत तेजी से बनने लगी, यानी कि बहुत ही तेज, जहां लिमिट में बिजली बननी थी वो बहुत तेजी से बनने लग गई। उसके पीछे भाई रीजन एक ही हो सकता है, जो परमाणु चीजों का ये यूज करके बिजली बना रहे थे उसमें क्या होता था बेसिकली भाई, परमाणु जो चीजें थी उन्हें जला वलो के तब जाके बिजली बनाते थे ये। तो अब भाई बिजली तेजी से बनने लग गई, इसके पीछे साफ सीधा सा एक रीजन ये होगा कि परमाणु जो ये पदार्थ यूज कर रहे थे वो बहुत तेजी से जो है जलने लग गए, गर्म होने लग गए। फिर भाई जब इन्होंने देखा इतनी तेजी से बिजली कैसे बननी है, तो इन्होंने क्या करा, इमरजेंसी बटन दबा दिया भाई। आपातकालीन स्थिति में इन्होंने इमरजेंसी बटन जो है वो दबा दिया इस चीज को बंद करने के लिए। लेकिन भाई जब इन्होंने इमरजेंसी बटन दबाया तो इससे दुगना जो है बिजली और तेज हो गई, जहां पहले भाई लिमिट में थी थोड़ी बहुत, अब और तेज हो गई। क्यों? क्योंकि भाई इमरजेंसी जो स्थिति आती है, यानी कि इमरजेंसी वाली स्थिति आती है, जब इन्होंने बटन दबाया तो उससे क्या होता है, जो ग्रेफाइट की कुछ रोडे वगैरह थी तो वो उस मशीन में घुस जाती थी, जिससे क्या था, प्रोसेस वगैरह स्लो हो जाता। लेकिन भाई कुछ रीजन, कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से ये प्रोसेस बिल्कुल उलट गया, बिल्कुल उल्टा पड़ गया, जिससे भाई क्या हुआ, और तेजी से जो है बिजली बनने लग गई और इतने हद लेवल तक बढ़ गई और परमाणु पदार्थ इतनी तेजी से जलने लग गए कि एकदम से ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया। और सिर्फ एक ही ब्लास्ट नहीं हुआ, पहले एक हुआ, फिर 2 हुआ, ऐसे करके भाई बहुत सारे जो है ब्लास्ट होते चले गए, लगातार श्रृंखला की तरह, चेन की तरह जो है लगातार ब्लास्ट होते चले गए। अब जब भाई इतने तेजी से ब्लास्ट हुए हैं, और वो भी भाई किस में हुए हैं, परमाणु पदार्थों में भाई ब्लास्ट हो रहे हैं, तो आग जो है भाई वो बहुत ही ज्यादा तेजी से लगी, बहुत ही तगड़ी आग थी। कहते हैं कि भाई इसे कई महीनों का टाइम लग गया था इस आग को बुझाने में, क्योंकि भाई ये नॉर्मल आग नहीं थी, ये परमाणु पदार्थ से लगी हुई आग थी और ये इतनी इजिली नहीं बुझने वाली थी। और मैं आप लोगों को ऊपर ही बता चुका हूं भाई पहले ही कि जापान में तो गिनती के 2 परमाणु बम गिराए थे, और ये जो भाई धमाका हुआ था ये लगभग 400 परमाणु बम के बराबर था पूरा, यानी कि जापान वाली घटना के बिल्कुल 400 गुना। तो खुद सोच सकते हो भाई कितना बड़ा धमाका था ये। अब भाई आग और हवा के कारण, आग लगने के कारण और तेज हवा के कारण जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं ना, यानी कि जो परमाणु वाले पदार्थ होते हैं, ये भाई पूरे आसपास के सभी क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में हर जगह फैल गए। और अगर आप लोगों को पता हो, ये रेडियोधर्मी पदार्थ भाई बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ना सिर्फ हमारे लिए भाई, सभी जीव जंतु के लिए जो है हार्मफुल होते हैं, पेड़ पौधे सबके लिए, एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं ये। तो आप खुद सोचो भाई, इस दुर्घटना के बाद आसपास के सभी क्षेत्रों में जो है रेडियो पदार्थ बहुत भारी, बहुत ज्यादा संख्या में जो है फैल गए। तो आप खुद सोच सकते हो भाई ये कितनी ज्यादा हार्मफुल दुर्घटना थी भाई। तो इस वजह से क्या हुआ, लगभग 3,50,000
1400 लोगों को जो है उस जगह से हटा दिया गया, यानी कि चेरनोबिल जो शहर था उस जगह से भाई पूरा जो है खाली कर दिया। और आज के टाइम पे भी कहा जाता है ये चेरनोबिल जो शहर है आज भी पूरा खाली पड़ा हुआ वीरान है, यहाँ पे जीरो पॉपुलेशन है आज के टाइम पे भी, क्योंकि आज भी भाई इसका प्रभाव है वहां पे। और वहां पे आज भी जो है लोगों को जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ साइंटिस्ट वगैरह जा सकते हैं, वो भी सेफ्टी सूट वगैरह पहन के। अब ये जो भाई रेडियोधर्मी पदार्थ हवा और आग की वजह से फैले तो ये कहां तक पहुंचे भाई, आसपास के सभी देशों में पहुंच गए। कहां पे, बेलारूस में, रूस में, यूक्रेन में भाई चारों तरफ फैल गए। ऊपर से भाई फ्रांस और इटली से होते हुए भाई धीरे धीरे पूरे पश्चिमी दुनिया तक, यानी कि पूरे यूरोप में भी फैल गया और धीरे धीरे अमेरिका के देशों में भी जाने लगा इसका प्रभाव भाई। लेकिन सबसे ज्यादा भाई किस देश को नुकसान हुआ, वो हुआ बेलारूस को, क्योंकि बेलारूस सबसे ज्यादा नजदीक पड़ता है भाई यूक्रेन के और चेरनोबिल शहर के पास। अब जब भाई ये दुर्घटना हो गई तो सोवियत संघ की जो सरकार थी, यानी कि वहां की जो गवर्नमेंट थी, वो इस दुर्घटना को छुपाने लग गई। छुपाने क्यों लग गई, क्योंकि भाई उसकी अमेरिका के साथ लड़ाई वैसी चल रही थी, शीत युद्ध चल रहा था, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो अब ऐसे में ये इतनी बड़ी दुर्घटना अगर वो विश्व के सामने आ जाती तो खुद सोचो बदनामी हो जाती भाई रूस की, बिल्कुल बहुत तरीके से बन रहा है कि बहुत ज्यादा बुराई की जाती और विश्व लेवल पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाता रूस के ऊपर। तो इस वजह से भाई रूस जो है इसे छुपाने लग गया इस वाली दुर्घटना को। लेकिन भाई स्वीडन में जब ये हवा वगैरह पहुंची तो स्वीडन के भाई वैज्ञानिकों वगैरह ने जांच पड़ताल करी कि इस हवा में कुछ तो अलग है। तो उन्होंने नोटिस करा यहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थ आ रहे हैं इस सारी हवा में, और ये आ कहां से रहे, उन्होंने ये भी चीजें नोटिस करके सब कुछ जो है पूरे विश्व को बता दिया कि भाई ये सब चीजें यूक्रेन से आ रही हैं और यूक्रेन में चेरनोबिल से आ रही हैं। तो तब जाकर भाई पूरी दुनिया को पता लगा है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे कोई डिजास्टर भी हो गया है। तब जाके जो सोवियत सरकार ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई चेरनोबिल में एक दुर्घटना हो गई है जो बहुत तगड़ी है दुर्घटना। वो सारी चीजें डिटेल में जो है इनने पूरे वर्ल्ड के आगे एक्सप्लेन कर दे। फिर भाई पूरे विश्व ने इन पे प्रेशर बनाया, सोवियत संघ की सरकार पे प्रेशर बनाया कि भाई इस चीज को जल्द से जल्द जो भी इस चीज को रोकने के लिए कर सकते हो फटाफट करो, कैसे भी करो। तो भाई जो सोवियत संघ की सरकार है इसने बहुत सारा पैसा लगाया, लगभग बहुत ही ज्यादा पैसा लगाया है इसमें, और बहुत सारे भाई श्रमिक वगैरह को भेजा यहाँ पे साफ सफाई वगैरह करने के लिए, और रेडियोधर्मी जो मलबा था उसे हटाने के लिए, उसे दफनाने के लिए, क्योंकि भाई अगर उसे दफनाएंगे नहीं तो उससे वो रेडियो पदार्थ जो है वो निकलते रहेंगे और वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, वहां के सभी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो इस चीज में भाई बहुत सारे लोग जो बहुत सारे श्रमिक थे उनको तो दुर्घटना से भाई नुकसान हुआ ही हुआ, बहुत सौ की मृत्यु भी हो गई भाई साफ सफाई के टाइम पे ही, और बहुत से लोगों को भाई जो है बीमारी तुरंत के तुरंत होने लग गई। फिर भाई लगभग इस दुर्घटना के लगभग 10 वर्ष बाद क्या किया भाई, एक स्टील की और एक कंक्रीट की चादर बना दी भाई इस फैक्ट्री के ऊपर। मान लो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के ऊपर ऐसे करके एक चादर टाइप स्टील की और कंक्रीट यानी कि सीमेंट वगैरह की एक चादर बना दी, ताकि इससे जो पदार्थ वगैरह निकलने जा रहे थे ये अब निकलने थोड़े बहुत कम हो जाए। और इस स्ट्रक्चर को बनाने में यानी कि इस चादर को बनाने में भी भाई बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च हुआ है सोवियत संघ की सरकार वगैरह का। और आज भी भाई इस जगह पे जाना किसी का अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि भाई जो यूक्रेन देश है उसमें जो चेरनोबिल नाम की जगह है वहां पे भी बहुत ही रेयर जो है लोग जाते हैं, वहां पे भी अलाउड नहीं है। तो आई होप भाई आप लोगों को चेरनोबिल डिजास्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सेम एज इट इज भाई आप लोगों को जो है एक्सप्लेन कर देना है पूरा पेपर में भी अगर आपसे पूछे तो। चलो भाई अब पढ़ते हैं इनके कारण और परिणाम। देखो भाई ये जो मैं आप लोगों को कारण पढ़ाऊंगा ये भाई तुम्हारे चेरनोबिल आपदा के लिए भी है और भोपाल गैस त्रासदी के लिए भी है, यानी कि दोनों के लिए मैंने कारण इस टाइप से लिखे हैं कि दोनों के लिए इक्वल है कारण, यानी कि कॉमन है, ये दोनों पे जो है अप्लाई होते हैं। तो आप दोनों को लिख सकते हो, अगर पेपर वगैरह में आप लोगों से चेरनोबिल पूछ ले या भोपाल गैस त्रासदी पूछ ले तो कारण और परिणाम दोनों सेम ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है दुर्घटना दोनों ऑलमोस्ट सेम सी थी। दोनों में जो है क्या क्या हुआ था वो सब चीजें मैं आप लोगों को अब कारण में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो भाई ये जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है दोनों, चाहे वो आप लोगों की चेरनोबिल हो या भोपाल गैस त्रासदी हो, उसका पहला कारण है भाई अधिकारियों के प्रशिक्षण में कमी। प्रशिक्षण मतलब होता है भाई ट्रेनिंग। तो कहीं ना कहीं ये जो भाई दुर्घटना हुई है तो देखोगे आप तो वहां पे जो अधिकारी वगैरह होंगे, वहां पे जो लोग काम कर रहे थे, कर्मचारी वगैरह होते, कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग वगैरह जो है वो ढंग से नहीं हुई होगी। अगर ट्रेनिंग वगैरह ढंग से हुई होती
तो क्या ये इतनी बड़ी दुर्घटना होती? नहीं भाई, उन्हें सिचुएशन संभालनी आती होती भाई कि कैसे जो है आपातकालीन सिचुएशन में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उन्हें वो सब चीजें पता होती, लेकिन वो सब चीजें नहीं हुई क्योंकि भाई उनकी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कमी थी भाई। तो ये एक रीजन था भाई डिजास्टर के पीछे। दूसरा रीजन है भाई कठोर नियम का ना होना। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई कठोर वगैरह नियम नहीं होंगे, तो इस वजह से भाई क्या हुआ, जो भोपाल वाली हमने घटना पड़ी उसमें भाई ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा भाई कीटनाशक बनाने के लिए जो है मशीनों वगैरह पे दबाव डाला गया ना, इसे ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करी गई। इसी टाइप से हमने चेरनोबिल पढ़ा, तो चेरनोबिल में भाई क्या हुआ था, बिजली वगैरह ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे थे वो। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कोई कठोर नियम वगैरह सरकार की तरफ से नहीं बनाए गए थे, इस वजह से ये जो है डिजास्टर हुए थे। अगर कठोर नियम होता तो क्या ये डिजास्टर होती, ये आपदा होती? बिल्कुल भी नहीं होती। तीसरा कारण है भाई समय समय पर जांच ना होना। खुद सोचो, इन फैक्ट्रियों में, इन संयंत्रों में, इन कंपनियों में अगर समय समय पर जांच पड़ताल वगैरह होती रहे तो इसके हर पार्ट, हर मशीन, हर वर्कर जो है अच्छे से काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई। लेकिन इसमें भाई समय समय पर जांच पड़ताल वगैरह जो है नहीं होती थी, इस वजह से ये दुर्घटना जो है हुई थी। चौथा रीजन है भाई आप लोगों का लापरवाही करना। तो भाई जब इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो कहीं ना कहीं भाई वर्करों ने या अधिकारियों ने जो है वो लापरवाही करी होगी। कैसे कैसे लापरवाही करी? सबसे पहले तो भाई दुर्घटना के बारे में एट द टाइम जो है आगे नहीं बताया गया भाई। कहते हैं कि भाई दुर्घटना दोनों जो है रात को हुई थी, लेकिन इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन वगैरह दी गई है ये सब सुबह दी गई है, जब सब कुछ कांड हो गया तब जाके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर रात में ही ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह हो जाती तो हो सकता था बहुत सारे लोगों की जान बचा ली जाती, बहुत सारे लोगों को बचा लिया जाता, इतनी जो तबाही मची है तबाही नहीं होती। और साथ ही साथ भाई कहते हैं कि जो मैनेजमेंट वाला सिस्टम था ना, यानी कि वहां पे जो मैनेजर वगैरह थे और जो बड़े लेवल के अधिकारी थे, उनकी गलती थी भाई, उन्होंने लापरवाही करी। वो कैसे? क्योंकि भाई क्या था, जैसे चेरनोबिल वाले में भी आप देखोगे तो वहां पे एक सिस्टम बना रखा था कि अगर भी कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आए तो वो सिस्टम जो है भाई खुद ही जो है इमरजेंसी वाली घटना को भाई कंट्रोल करने के लिए खुद चालू हो जाएगा, यानी कि स्वचालित हो जाएगा, खुद से चालू हो जाएगा, और फिर इमरजेंसी वाली घटना जो है ये नहीं हो पाएगी। ऐसा सिस्टम बना रखा था। लेकिन भाई जो अधिकारी थे, जो मैनेजर वगैरह थे, उन्होंने इसे बंद कर दिया था चेरनोबिल में। और इसी टाइप से जो भोपाल था, भोपाल में भाई सुरक्षात्मक कार्य करने वाला एक कूलर था और एक अवशोषक था जो भाई केमिकल वगैरह, जो गैस वगैरह फैल रही थी उसे रोक सकता था, लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया था। तो देखा जाए कहीं ना कहीं भाई लापरवाही का नतीजा था ये दुर्घटना जो हुई है। पांचवा कारण है भाई संयंत्र के आवश्यक नियमों का पालन ना करना। कुछ तो भाई सरकार की तरफ से ही नियम नहीं बनाए गए थे, लेकिन कुछ जो है, कुछ फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, कुछ कंपनियों में काम करने के लिए नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, उन्हें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन भाई यहाँ पे वो भी फॉलो नहीं किए गए थे। जैसे कि भाई मैंने बताया, ऊपर ही एग्जांपल दिया, इन्होंने क्या करा था, जो आपातकालीन सिचुएशन में भाई कंट्रोल करने के लिए इनके पास सुरक्षा वाले सिस्टम थे ना, वो इन्होंने बंद कर रखे थे। तो एक तरीके से इनके नियम वगैरह जो थे इनका इन्होंने उल्लंघन करा, और भी छोटे मोटे जो नियम होंगे इन्होंने नजरअंदाज करा। साथ ही साथ भाई जो भी उस कंपनी के, उस फैक्ट्री के जो भी नियम वगैरह थे उसका पालन नहीं हुआ, इस वजह से ये दुर्घटना वगैरह जो इतनी बड़ी बड़ी हो गई। आई होप भाई आप लोगों को जो है कारण समझ में आ गए होंगे। 5 से ज्यादा कारण आप लोगों को जानने की कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 कारण जो है वो इनफ है आप लोगों की पेपर की दृष्टि से। चलिए भाई अब पढ़ते हैं इनके भाई आप लोगों के परिणाम। परिणाम के जस्ट भाई मैंने एक्सप्लेन नहीं करे, बट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी परिणाम है, मैंने की पॉइंट लिख दिए हैं, आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। भाई चाहे वो चेरनोबिल के परिणाम हो या आप लोगों के भाई भोपाल गैस त्रासदी के परिणाम हो, दोनों के परिणाम भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इक्वल है, आप दोनों में सेम लिख सकते हैं। तो पहला परिणाम क्या है भाई हमारा, जान माल की बहुत ज्यादा हानि हुई। जो भाई दोनों दुर्घटना हुई है, दोनों में भाई बहुत सारी जानें भी गई हैं और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, पैसा धन वगैरह जो है उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो जान माल की बहुत ज्यादा हानि हुई है, इसे एक्सटेंड करके आई होप आप लिख ही दोगे, ठीक है। दूसरा भाई परिणाम क्या हुआ, शिशु जन्म प्रभावित हुआ। शिशु मतलब भाई बच्चों के जन्म जो है, दोनों जगह पर भाई बच्चों के जन्म जो है वो प्रभावित हो गया। चेरनोबिल में भी आप देखोगे कि वहां पे जो भाई वो बच्चे वगैरह थे, वो जब दूध वगैरह पी रहे थे तो दूध वगैरह से भाई उनमें क्या है, मोटापे वाली भाई बीमारी वगैरह आ रही थी, और शिशु वगैरह के जन्म में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। वो किस वजह से, क्योंकि भाई
जो वो दूध वगैरह पी रहे थे, जो वो खाना वाना खा रहे थे, वो सब कहाँ से आ रहा था भाई? वो सब प्रकृति से आ रहा था, वो सब एनवायरमेंट से आ रहा था। और एनवायरमेंट पे भी भाई साफ सीधा सा इफेक्ट पड़ा था वो चेरनोबिल वाले डिजास्टर का। इसी टाइप से भाई भोपाल गैस त्रासदी में देखोगे तो उसमें भी जो गर्भवती महिलाएं वगैरह थी उनमें भी भाई क्या हुआ, दिक्कतें देखने के लिए मिली, जिस वजह से शिशु जन्म में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। तीसरा भाई परिणाम क्या हुआ? पर्यावरण निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब होता है भाई किसी चीज की गुणवत्ता में यानी कि क्वालिटी में कमी आना। तो पर्यावरण की क्वालिटी में भाई बहुत ज्यादा कमी आई उन दोनों घटनाओं के बाद, क्योंकि पर्यावरण जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। वैश्विक ताप वृद्धि वगैरह जो है हुई, जैव विविधता गड़बड़ा गई भाई, जलवायु परिवर्तन होने लग गया, और भी वैश्विक जैसी जो है प्रॉब्लम आई पर्यावरण से रिलेटेड। तो आई होप आप ये भी जो है एक्सप्लेन कर दोगे। रहा भाई फोर्थ परिणाम है वह क्षेत्र बंजर हो गए। तो बिल्कुल भाई आप चेरनोबिल डिजास्टर में देखोगे तो वो जगह जो है आज तक बंजर है, उसके आसपास का एरिया। इसी टाइम से भाई आप वो देखोगे भोपाल गैस त्रासदी वाला, वो कहने को भाई बंजर तो नहीं है, लेकिन उस फैक्ट्री के आसपास कुछ टाइम तक जो है जाना भी अलाउड नहीं था। पांचवा परिणाम देखते हैं भाई। पांचवा परिणाम है जनता को विस्थापित होना पड़ा, यानी कि उस जगह से भाई जनता को जो है जाना पड़ा, वहां से हटा दिया गया जनता को, सबको अपना घर बार वगैरह जो है ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ा। तो ये भी एक बहुत बुरा परिणाम हुआ। छठा परिणाम है वो है आप लोगों का पशुओं और पेड़ों में हानि। तो भाई एनवायरनमेंट में तो हानि पहुंची, साथ ही साथ भाई जो पशु थे, पेड़ पौधे थे, उन सबको भी बहुत ज्यादा हानि देखने के लिए मिली, क्योंकि ये केमिकल वगैरह था भाई, और इससे ऑब्वियस सी बात है भाई पूरे एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ और क्या हुआ भाई, विकलांगता जैसे रोगों को बढ़ना, यानी कि भाई दोनों जगह पे आप देखोगे, चेरनोबिल में या भोपाल में, वहां पे बहुत से लोग जो हैं विकलांग वगैरह हो गए, उनमें बहुत सारी बीमारियां हो गई, बहुत सारे लोग अंधे हो गए, बहुत सारे लोगों को कैंसर वगैरह हो गया, बहुत सौ को स्किन कैंसर हो गया, और भी बहुत सी छोटी मोटी बीमारी जो है सांस वगैरह से रिलेटेड लोगों को होने लगी थी। तो आई होप भाई आप लोगों को सारे परिणाम भी जो है वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। चलो भाई अब पढ़ते हैं अपने पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन। तो भाई पहला आंदोलन है हमारा चिपको आंदोलन। इसके बारे में भाई आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लास में भी, तो थोड़ा बहुत भाई यहाँ पे भी जान लो। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब ये जो चिपको आंदोलन हुआ था ना भाई, ये पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड हुआ था, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए जो है ये चिपको आंदोलन हुआ था, और ये भाई बहुत ज्यादा फेमस आंदोलन है पूरे दुनिया भर में। तो समझते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप इस आंदोलन में हुआ क्या था। अब ये जो आंदोलन है चिपको आंदोलन, ये पहली बार जो है भाई इसकी शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में। कहाँ पे हुई थी भाई? राजस्थान में एक गांव है खेजरेली गांव। तो इस गांव में भाई इस आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। ये आंदोलन हुआ क्या था मेनली कि भाई 1731 ई में एक राजा थे भाई, राजा का नाम था अजीत सिंह। इन्होंने भाई ये खेजरेली गांव जो है ना, यहाँ पे पेड़ थे, जंगल थे भाई, और पेड़ किस चीज के थे भाई? खेजड़ी वृक्ष थे, यानी कि पेड़ों का नाम था खेजड़ी। तो इनको काटने का भाई आदेश दे दिया, इनको काटने के लिए लोग भेज दिए इस राजा ने, अजीत सिंह ने। अब वहां के जो आदिवासी लोग थे जो उस गाँव में रहते थे, उस जंगल के आसपास रहते थे, तो उन लोगों ने भाई इन वृक्षों को बचाने के लिए, इन पेड़ों को बचाने के लिए भाई पेड़ों को गले लगा लिया और बोला कि पहले हमें काटो फिर जाके इस पेड़ को काटना। उनमें भाई सबसे आगे जो बढ़कर खड़ी हुई वो थी भाई अमृता देवी बिश्नोई। ये महिला थी भाई, सबसे पहले ये जाके जो है चिपक गई थी पेड़ से, और साथ साथ इनकी 3 बेटियां भी थी। तीनों बेटियां जाके और ये जाके जो है चिपक गई पेड़ से, गले लगाकर उन्हें खड़ी हो गई। लेकिन भाई राजा जो था भाई वो बहुत ज्यादा क्रूर था। उसने भाई जितने भी लोग चिपके थे ना, लगभग 363 लोग थे, उन सबको भाई पेड़ों के साथ साथ जो है कटवा दिया, मरवा दिया। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी भाई आप लोगों की चिपको आंदोलन की। तो ये तो था भाई आप लोगों का पुराना वाला चिपको आंदोलन। लेकिन आने वाले समय में भाई दोबारा से ये आंदोलन जो है हुए हैं चिपको आंदोलन। जैसे कि भाई आधुनिक टाइम में, यानी कि हाल फिलहाल में आप देखोगे 1974 में हुआ था भाई दोबारा से 26 मार्च में ये चिपको आंदोलन। अब ये वाला कहाँ पे हुआ था भाई? ये हुआ था आप लोगों का उत्तराखंड में, यानी कि आज के टाइम पे उत्तराखंड है, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश हुआ करता था। आप लोगों को पता है हमारी आजादी से कुछ साल बाद भाई जो है सभी राज्यों को भाषा के आधार पे अलग अलग जो है बनाया गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है तब तक अलग नहीं किया गया था, उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। तो उस टाइम पे क्या किया गया भाई, यहाँ का एक गांव था रेडी गांव, तो यहाँ के जंगलों को भाई कटवाने के लिए लगभग 2500 जंगल को कटवाने के लिए भाई नीलामी वगैरह हुई। लेकिन फिर से भाई वही सेम सीन हुआ
कि जो यहाँ के लोग रहते थे, यहाँ पे जो स्थानीय लोग रहते थे आसपास जंगलों के, उन्होंने भाई जंगल को काटने के लिए, पेड़ों को काटने के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ दिया। उनमें जो मेन थी वो थी भाई गोरा देवी, और उनके साथ जो है और भी बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने इस आंदोलन के तहत जो है पेड़ों की रक्षा करी। लेकिन भाई सरकार जो है, सरकार फिर भी नहीं मानी। सरकार ने अपने वर्करों को पेड़ काटने के लिए भेज दिया। वैसे में भाई जो गोरा देवी है और उनके साथ जो और भी महिलाएं थी वो सारी पेड़ों से लिपट के जो है खड़ी हो गई, पेड़ों को अपने गले लगा के जो है खड़ी हो गई। फिर भाई जो सरकार है और जो ठेकेदार थे भाई पेड़ काटने वाले, वो पीछे हट गए, उन्होंने पेड़ जो है नहीं काटे। तो इस टाइप से भाई ये वाला आंदोलन जो है ये सफल हो गया था, चिपको आंदोलन। लेकिन भाई धीरे धीरे ये आंदोलन जो है बाकी राज्यों में भी देखने के लिए मिला। पहले तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में फैला, फिर धीरे धीरे भाई और जगहों पे भी जो है पेड़ काटने के विरोध में आंदोलन किए गए और सेम इसी टाइप से किए गए। तो कहते हैं कि भाई ये चिपको आंदोलन जो है धीरे धीरे करके और भी राज्यों में फैल गया, जैसे कि भाई बिहार में फैल गया, राजस्थान में फैल गया, हिमाचल प्रदेश में फैल गया, कर्नाटक में फैल गया। बहुत सारे राज्यों में जो है इसी टाइप से सेम आंदोलन हुए पेड़ों को बचाने के लिए। अब भाई चिपको आंदोलन के टाइम पे ही जो महिलाएं थी उन्होंने भाई तर्क दिया, यानी कि उन्होंने लॉजिक दिया, कुछ बातें बताई। चिपको आंदोलन के टाइम पे ही उन्होंने कहा कि भाई एक महिला ही ईंधन, पानी और भोजन की जो है व्यवस्था करती है, और इसलिए ही भाई जो महिलाएं होती है ना उनका जंगलों के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है, यानी कि बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं जंगलों के साथ महिलाओं के। और क्या बोला भाई उन्होंने, और वह ये भी बताती हैं कि किस तरह मानव जीवन के लिए पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मानव जीवन जो है वो पूरी तरीके से पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। अगर पेड़ पौधे नहीं होगा तो मानव का जीवन भी खत्म हो जाएगा। ऐसा ये सारी बातें जो उन्होंने बताई आंदोलन करते टाइम में। तो इस प्रकार जाके जो भाई पेड़ों वगैरह की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, लगातार कटाई हो रही थी, वो सब जो है अब कम होने लगी। इसमें महिलाओं ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भाई अभी मैंने आप लोगों को बताया था ये जो आंदोलन था ये समय समय पर और भी बहुत सारे राज्यों में इसी टाइप से होने लगा था। तो हर राज्य में भाई अलग अलग लोगों ने जो है इसका नेतृत्व करा था, यानी कि हर राज्य में अलग अलग किसी बंदे ने करा था। तो वो सबका जो है यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, जैसे कि भाई सुंदरलाल बहुगुणा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, गोरा देवी, ये सारे जो है अलग अलग राज्य के हैं जिन्होंने अलग अलग राज्य में जो है इस आंदोलन को चलाया था। जैसे गोरा देवी का नाम लें तो गोरा देवी ने उत्तर प्रदेश में चलाया था। ऐसी भाई जो बाकी जो लोग हैं इन्होंने बाकी राज्यों में चलाया था। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है ये चिपको आंदोलन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पेपर में आप लोगों को एज इट इज जो है एक्सप्लेन कर देना है। अब भाई ये थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए ऐड करा है। चिपको आंदोलन का प्रभाव बोल सकते हो, परिणाम बोल सकते हो, या महत्व आप बोल सकते हो। मैंने इसलिए ऐड करा है ताकि आप लोगों से पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ले तो आप जो है इसमें ये एडिशनल नॉलेज भी दे सको और इससे आपका आंसर जो है अच्छा बन सके, आप लोगों को नंबर जो है अच्छे मिल सके। तो पढ़ते हैं भाई चिपको आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, क्या परिणाम हुआ, क्या महत्व हुआ चिपको आंदोलन का। तो भाई इस आंदोलन के बाद से भाई जो पर्यावरण का मुद्दा है ना भाई, ये राजनीति में पहले तो बिल्कुल भी नहीं उठता था, लेकिन चिपको आंदोलन के बाद से राजनीति में भी भाई क्या है, ये पर्यावरण का मुद्दा जो है उठने लगा, यानी कि अब राजनीतिक पार्टी जो है वो सपोर्ट करने लगी है इन सारे मुद्दों को। लेकिन आज से पहले जो है नहीं पूछा जाता था। तो ये एक पॉजिटिव चीज हुई है, एक अच्छा महत्व वाली चीज हुई है पर्यावरण के लिए। दूसरा महत्व भाई क्या हुआ, या दूसरा परिणाम या दूसरा प्रभाव आप बोल सकते हो, सरकार ने भाई एक कानून बना दिया वन को संरक्षण करने के लिए, यानी कि जंगल को बचाने के लिए। उस कानून को हम बोलते हैं भाई वन संरक्षण अधिनियम। तो सरकार ने भाई एक कानून बना दिया उस टाइम पे, और उस कानून के तहत भाई क्या हुआ, 15 वर्षों के लिए भाई हिमालय क्षेत्रों में वनों की कटाई को रोक दिया गया, खत्म कर दिया बिल्कुल भी 15 साल के लिए। वरना उस टाइम पे भाई बहुत ज्यादा जो है कटाई हो रही थी पेड़ पौधों वगैरह की। तीसरा महत्व देखते हैं भाई, तीसरा क्या हुआ, महिलाएं की जो है बहुत ज्यादा भूमिका बढ़ी भाई सामाजिक स्तर पर इस आंदोलन की वजह से। वो कैसे, क्योंकि भाई आप देखोगे ये जो चिपको आंदोलन है ये मेनली किसने करा है भाई, महिलाओं ने करा था, महिला ही चला रही थी इस आंदोलन को। तो इस वजह से सामाजिक स्तर में भी भाई महिलाओं की जो है भूमिका बढ़ी है, महिलाओं का महत्व बढ़ा है। और क्या भाई परिणाम हुए, एक नारा है भाई वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। नारा का नाम क्या है भाई, नारा क्या था भाई, पारिस्थितिकी एक स्थायी अर्थव्यवस्था है। ये एक नारा है भाई, ये किसने दिया था ये नारा भाई, ये पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। अभी मैंने बताया था भाई इन्होंने भी जो है
चिपको आंदोलन करा था दूसरे राज्यों में, सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो इन्होंने भाई उस टाइम पे जो है एक नारा दिया था, जो है भाई पारिस्थितिकी एक स्थायी अर्थव्यवस्था है। और ये देखा जाए तो एक बहुत अच्छी बात बोल दी भाई इन्होंने छोटे से शब्दों में। क्या बोल दिया, जो पर्यावरण है, जो पारिस्थितिकी है, जब तक ये सुरक्षित है तब तक भाई तुम्हारे पैसों की व्यवस्था भी होती रहेगी, तुम विकास जो है करते रहोगे। तो इन छोटे से शब्दों में इतनी लंबी चौड़ी बात जो है इन्होंने बोल दी, तो ये बहुत फेमस हुआ, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। ये अगला क्या परिणाम हुआ भाई, अगला क्या महत्व है। अब ये जो चिपको आंदोलन हुआ था ना भाई, ये एक अहिंसक आंदोलन था, यानी कि इसमें कोई भी लड़ाई झगड़े मारकाट वगैरह जो है नहीं हुई थी। लोगों ने भाई सिर्फ गले लगा लिया था भाई पेड़ को उन्हें बचाने के लिए, यानी कि इसमें कोई भी धरना प्रदर्शन वगैरह जो है नहीं किया गया था। इस चीज से भाई क्या हुआ, भारत में अहिंसक आंदोलन का जो है महत्व बढ़ गया, यानी कि अब लोग जो है अहिंसक वाले आंदोलनों पे ज्यादा जोर देने लगे, बजाय कि वो मारधाड़ वाले आंदोलन की बजाय। तो यानी कि अब अहिंसक आंदोलन का महत्व जो है वो भी बढ़ गया था इस आंदोलन के बाद से। छठा महत्व क्या है भाई, ये छठा प्रभाव आप बोल सकते हो। इस आंदोलन की भाई लोकप्रियता जो थी वो बहुत ज्यादा हुई, पूरे विश्व के लेवल पे भाई इस आंदोलन को जो है मान्यता दी गई, सम्मान दिया गया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया, और ये पूरे विश्व के लेवल पे जो है बहुत ज्यादा फेमस हुआ ये वाला आंदोलन, चिपको आंदोलन। जिस वजह से क्या हुआ भाई, भारत का कद भी जो है विश्व स्तर पे ऊंचा हुआ, यानी कि भारत को सब देश जो है अच्छी नजर से देखने लगे, और सभी देशों को भाई ये प्रेरणा मिली कि भाई भारत की तरह हमें भी अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। और क्या हुआ भाई चिपको आंदोलन से, ये जो चिपको आंदोलन है ये बाद के वर्षों में भाई धीरे धीरे और भी राज्यों में फैला भारत के, जैसे कि भाई बिहार था, राजस्थान था, हिमाचल प्रदेश था, कर्नाटक था, और भी राज्यों में जो है धीरे धीरे करके फैल गया था, जिससे ये और ज्यादा लोकप्रिय हो गया और ज्यादा फेमस हो गया चिपको आंदोलन। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है चिपको आंदोलन के सारे परिणाम, सारे महत्व और सारे प्रभाव जो है अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। एक एडिशनल बहुत अच्छा टॉपिक है भाई आप लोगों के लिए, थोड़ा याद रखना। चलो भाई अब देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले भाई एक 8वां भी रह गया पॉइंट, तो 8वां और देख लो। इस आंदोलन के बाद से लोगों में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता भी बढ़ी, यानी कि अब लोग जो हैं वो जागरूक भी हो गए थे भाई इस आंदोलन की बात से, चिपको आंदोलन की बात से, कि हमें अपने पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखना चाहिए, अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए, उसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ये सारी जो है पर्यावरण से रिलेटेड जागरूकता लोगों में आ गई, जिसकी पहले लोगों को नॉलेज वगैरह जो है नहीं हुआ करती थी, जागरूकता नहीं हुआ करती थी। चलो भाई अपना अगला हम देखते हैं, वो है हमारा अमेज़न आंदोलन। तो ये आंदोलन भाई कहाँ पे हुआ था, ये आप लोगों ने ब्राजील देश सुना होगा। यहाँ पे वर्ल्ड मैप में देखोगे तो इस तरफ है भाई अमेरिका, तो ये दक्षिण अमेरिका में एक यहाँ पे देश है ब्राजील। तो ब्राजील में भाई एक जंगल है अमेज़न जंगल, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा जंगल, और कहा जाता है भाई एनवायरनमेंट के नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जंगल है। तो इस जंगल को बचाने के लिए भाई ये आंदोलन जो है किया गया था। तो इस आंदोलन के बारे में भी देख लो भाई। हुआ क्या था भाई, 1960 से 1984 के बीच में ये जो अमेज़न जंगल था ना भाई, इसके वनों की जो है बहुत ज्यादा कटाई हो रही थी, जिससे भाई क्या हुआ, अमेज़न जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है रेगिस्तान में बदल गया, यानी कि वहां पे दोबारा पेड़ कभी उगे ही नहीं, वो सारा हिस्सा रेगिस्तान में बदल गया। इस वजह से भाई 1976 में यहाँ पे एक पर्यावरण आंदोलन हुआ, यानी कि अमेज़न जंगल को बचाने के लिए, यहाँ के पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया। उस आंदोलन का नाम क्या था भाई, चिको आंदोलन, या आप अमेज़न आंदोलन भी बोल सकते हो, या चिको आंदोलन भी बोल सकते हो, या ब्राजील का चिको आंदोलन भी बोल सकते हो। आप किसी में से नाम में से किसी में भी बुला लीजिएगा, ठीक है। अब इस आंदोलन के नेता कौन थे, प्रमुख नेता वो थे भाई आप लोगों के चिको मेंडिस। ये थे कौन भाई, तो ये रबड़ निकालने वाले जो हैं थे, यानी कि ये क्या काम करते थे भाई, ये पेड़ों वगैरह से रबड़ निकालने का काम करते थे, और पेड़ों की बहुत ज्यादा कदर करते थे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बस उनसे रबड़ लेते थे। इनका जो जन्म हुआ था भाई, ये कब हुआ था, ये आप लोगों का 1944 में हुआ था, एक गरीब परिवार में। और इन्होंने भाई अपना पूरा बचपन जो है वो क्यासीपुर शहर में जो है बिताया था, और 9 साल की उम्र से ही भाई इन्होंने जो है अपने पिताजी के साथ, अपने पापा के साथ रबड़ निकालने का काम करना जो है शुरू कर दिया था। तो इस वजह से भाई इन्होंने प्रकृति से जो है बहुत ज्यादा प्यार था, पेड़ों से बहुत ज्यादा प्यार था, और अपने काम से भी बहुत ज्यादा प्यार था इन्हें। तो इस वजह से भाई जब अमेज़न जंगल में पेड़ों की कटाई वगैरह हो रही थी, तो इस वजह से इन्होंने जो है 10 मार्च 1976 को ये आंदोलन जो है छेड़ दिया। ये जो आंदोलन था भाई, ये रेचर्स और लोगर्स के खिलाफ था। ये भाई 2 कंपनी हो सकती है या 2 लोग हो सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है।
आप इसे एज इट इज याद रख लीजिएगा। तो इन दोनों के खिलाफ जो है आंदोलन करा था। क्यों? क्योंकि भाई इन लोगों ने करीबन 10,000 जो रबड़ निकालने वाले लोग थे जो अमेज़न के जंगलों में, उन्हें वहां से हटा दिया और विकास के नाम पे जो है बहुत सारे पेड़ जो है काट दिए इन लोगों ने। लगभग भाई 6 मिलियन जो वर्ग किलोमीटर की जगह थी उसको इन्होंने साफ कर दिया, विकास के नाम पर बिल्कुल खत्म कर दिया, उसे रेगिस्तान बना दिया। तो इस वजह से ही भाई चिको मेंडिस ने जो है इनके खिलाफ आंदोलन करा कि पेड़ों वगैरह को मत काटो। और इसलिए ही भाई जो चिको मेंडिस थे, इनके आंदोलन में बहुत सारे लोग जुड़े, पुरुष जुड़े, बहुत सारी महिलाएं जुड़े और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे जो है ये सारे जुड़ते चले गए धीरे धीरे। लेकिन भाई हुआ क्या, अंत में 1988 दिसंबर में जाके भाई जो चिको मेंडिस थे उनको एक जमींदार ने मार दिया, उनका खून कर दिया और ये आंदोलन जो है तभी खत्म हो गया। क्योंकि भाई जब नेता मर जाएगा तो ये आंदोलन तुरंत खत्म हो जाएगा। इस आंदोलन को चलाएगा कौन? लेकिन भाई इस आंदोलन का खत्म होने का मतलब ये नहीं था कि हिंसा जरा सी भी खत्म हो जाए। जो हिंसा थी अमेज़न कार्यकर्ताओं को लेकर, जो अमेज़न के जंगल को काट रहे थे, उनके खिलाफ जो है लड़ाई चालू रही, आंदोलन जो है धीरे छोटे मोटे स्तर पे चालू रहा। तो बस भाई यही था आप लोगों का भाई अमेज़न आंदोलन, या आप चिको आंदोलन बोल सकते हो, या ब्राजील का भाई आप अमेज़न जंगल का आंदोलन भी बोल सकते हो। तीनों में से किसी भी नाम से आप इसे बुला सकते हो। तो बस भाई आपका चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यही सारे टॉपिक्स थे आप लोगों के सिलेबस में। आप लोगों को कुछ डाउट वगैरह हो, कुछ दिक्कत वगैरह आई हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अदरवाइज भाई इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज आप अपना प्यार शो करने के लिए भी इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, मुझे सपोर्ट करने के लिए भी। मेरी टीचिंग कैसे लगी प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। कुछ कमी लगी हो तो वो भी बताना ताकि मैं इसे इम्प्रूव कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।